हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए जो साइंस की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन 100% श्योर है बनते हैं, वो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत। इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, आइए एक नजर में देख लेते हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है उसमें आवेश पढ़ना है यानी चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वैद्युत धारा एवं मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, वैद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, शक्ति पावर, किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर और अश्व शक्ति। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग आइए एक एक को अब अच्छे से देखते हैं। इस आवेश यानी कि चार्ज। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सबसे छोटा आवेश हो सकता है, सबसे छोटा आवेश हो सकता है। तो जो सबसे छोटा आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा आवेश कौन सा हो गया भाई, ये। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहीं पर आप लगे हाथ जान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना, वो भी माइनस में, तो प्रोटॉन का कितना होता है, H प्लस से जिसको दिखाते हैं, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरीके से प्रोटॉन का मास क्या होता है, वन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी यही होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। ठीक है, अब आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण या जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है वो कितना हो सकता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हम लोग का वो है Q इक्वल टू NE। यहां Q क्या है, वस्तु पर आवेश यानी चार्ज ऑन सब्सटेंस, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी तरीके से E क्या है, E आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और उसका मान आप लोग जानते हैं। देखिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, लेकिन जब गणना करते हैं तो माइनस नहीं लेते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपका इतना कूलम। आवेश दो तरह के होते हैं, एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है। अगर ऋणावेश है, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, तो इसका की पॉइंट है जो पहचानने का तरीका वो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जहां ये टर्म आ जाएगा कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और धनावेश का की पॉइंट है, की वर्ड जिसको हम कहें, तो इसका है इलेक्ट्रॉन की कमी। प्रोटॉन से कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
अगला टॉपिक है हम लोग का वैद्युत धारा एवं मात्रक। तो वैद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और उसका जो आपका फॉर्मूला है वो है I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से कभी कभी Q इक्वल टू आई टी भी लिख देते हैं जब जरूरत पड़ती है तो, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक जो है वो आपका है एम्पियर। एम्पियर कैसी राशि है ये? तो ये आपका अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि का मीन्स क्या हो गया कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। यही एकमात्र ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, फिर भी ये अदिश राशि में गिनी जाती है। और इसका एक अन्य मात्रक और हो सकता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी जैसे हमारे दिमाग में सेट हो गया कि एम्पियर है और ऑप्शन में कूलाम प्रति सेकेंड दिया तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उसको भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, वैद्युत धारा की बात समझ में आई। अब आती है वैद्युत विभव एवं विभवांतर। इसमें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो आपका वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि यहां से हम लोग देखें तो V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। जो नीचे होता है वो एकांक हो गया, यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W जो होता है वो उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब ये भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका SI मात्रक जो है, SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है किसी एकांक आवेश को या एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं कि उन दोनों के बीच का विभवांतर। तो इस हिसाब से विभवांतर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन तो बता दिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? विभवांतर देखिए, विभवांतर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए दो बिंदु जो है वो A से B तक हम गए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू। ये भी देखो W बाई क्यू है, ये भी W बाई क्यू है, तो इसका यूनिट और राशि भी वही होगा जो इसका था, यानी कि वैद्युत विभव का भी वही मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का भी वही मात्रक होता है वोल्ट। वैद्युत विभव अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है। क्लियर है? ठीक है, उतना ही चीज बता रहा हूं आपको जितना एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप पूरी वीडियो को बहुत मन से देखिएगा। आपको इस टॉपिक से इतना मैं बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन और बाहर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यहां तक आप नोट कर लिए, आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब नंबर आता है ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन न करे
तो चालक के सिरों पर उपस्थित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप लंबाई में कोई परिवर्तन न करें तो चालक के सिरों पर उपस्थित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि V प्रोपोर्शनल I, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं, ये R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है भाई, तो अगला टॉपिक हम लोग का प्रतिरोध था भी। अब चूंकि प्रतिरोध को किसने ढूंढा भैया? ओम ने ढूंढा, तो इनका जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या हो गया? ऐसा ही मात्रक ओम। ओम, ठीक है भाई। और यहां से R इक्वल टू V अपॉन I लिख सकते हो, तो एक मात्रक ये भी हो गया कि वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिरोधकता क्या हुई है। तो प्रतिरोधकता देखने के लिए भाई आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो R है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला नंबर जो R है वो तार की लंबाई या चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि भैया अगर तार है, मान लो इतना लंबा सा तार है तो प्रतिरोध है, तार लंबा और कर दो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल L, और दूसरा जो है R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम और तार पतला रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब हमें कोई बड़ी मशीनरी वगैरह चलानी होती है तो हम मोटे तार का यूज करते हैं, क्योंकि वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो कम प्रतिरोध लगाता है, तो धारा अधिक मात्रा में चली जाती है। अब अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं भैया, हर जगह हटा रहे तो कुछ ना कुछ लगाएंगे, तो यहां हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी रो लगाते हैं। ठीक है, ये कैसा है? ये रो है ना, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। और ये लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ ताप और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यानी एक तार है अगर, तो उसकी आप लंबाई बढ़ा दो, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, उसको तार को पतला कर दो, मोटा कर दो, उससे रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपको प्रतिरोधकता तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का दो तरह का संयोजन होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए कैसा होता है। अगर इस तरह का संयोजन रहेगा जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक पॉइंट से और दूसरा सिरा किसी एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा, तो उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, इस संयोजन की खासियत क्या होती है? तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभव क्या रहते हैं? समान रहते हैं।
तो इस दौरान इसका संयोजन किस तरह का होता है भाई? तो इसका संयोजन होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 3 प्रतिरोध हैं तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो अलग अलग तीनों के सम के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ओके, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो है आपका वो श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछता है कि समांतर क्रम संयोजन में कौन सी भौतिक राशि जो है वो नियत रहती, तो वो है विभव। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए कैसा बनता है, इस तरह से प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये R1, R2 और R3 है। तो हर का दूसरा सिरा आने वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? तो इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा स्थिर रहती है। और इस क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो क्या हो जाता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, ये दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पर, तो फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आप इसको वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो देखो, अगर किसी तार में या किसी भी सब्सटेंस में धारा बहेगी या करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होता है? जब आप जानते हैं करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में रहेंगे तो वो अपने पेरेंट्स एटम से टकराएंगे, टक्कर के बाद कोलिजन के बाद हीट जनरेट होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए वो चीज जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसके 4 फॉर्मूले मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। जो पहला फॉर्मूला है H इक्वल टू वो है आपका V इंटू क्यू, पहला। दूसरा फॉर्मूला हो गया VIT, तीसरा फॉर्मूला हो गया I²RT, और चौथा फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू V²/R। ठीक है, और यही वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है कि मतलब आवेश द्वारा किया गया कार्य या धारा के प्रवाहित होने में किया गया कार्य कितना होता है, तो यही होता है। अब उसी कार्य की वजह से ही हीट जनरेट होती है। क्लियर है? तो इन चारों का जो यूनिट होगा, हीट के लिए यूनिट हम लोग यूज करते हैं, पहले तो जूल यूज करेंगे। जूल ऐसा यूनिट तो जूल हो गई, लेकिन इसको नापते हैं अक्सर कैलोरी में। और जब कैलोरी में नापेंगे तो पता है क्या करेंगे? इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे, या कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि 4.2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअली वैल्यू जो होती है वो आपका 4.18 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इंटू क्यू अपॉन 4.18 कैलोरी। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया VIT अपॉन 4.18 कैलोरी। तीसरा हो गया I²RT अपॉन 4.18 कैलोरी। और फोर्थ हो गया V² अपॉन 4.18 R कैलोरी। तो कैलोरी में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, जूल में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अच्छा, मैंने भी बताया कि वर्क डन का भी ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर हम शक्ति की बात करें, चलिए मैं इसका व्यवस्था कर देता हूं ऊपर। यहां से अगर हम शक्ति की बात करें या पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, तो पावर की यूनिट, पावर बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है भाई, और यही सब फार्मूला W का भी है कार्य का,
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक तो हो गया आपका V इंटू क्यू बाई टी, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, वॉट। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला हो सकता है, वी आई, क्योंकि टी से तो टी कट जाएगा, वॉट। तीसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर वॉट, और चौथा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एक फॉर्मूला आपका, अच्छा यहां पर एक चीज गलती हो गई है, यहां आपका वी स्क्वायर टी बाई आर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आर कट जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन आर वॉट हो जाएगा। ठीक है, वॉट हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इन सब फार्मूलों का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज है। ओके, और सबकी यूनिट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यूनिट भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। किलोवाट घंटा, अगला टॉपिक है किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, या किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। अब भाई वाट को देख के सब लोग लगा देते हैं कि ये शक्ति का है, पावर का, लेकिन उसके साथ इनटू भी है टाइम का। किस चीज का, टाइम का। अब मैं जरा आपको एक चीज दिखाऊं, तो पावर इक्वल टू होता है W बाई टी। अब किलोवाट तक तो पावर का था और इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये W का हो गया। W मतलब वर्क डन या एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। तो किलोवाट घंटा किसकी का मात्रक है, ऊर्जा का, यानी एनर्जी का मात्रक है। ठीक है, अब बात आती है कि तो इसको जूल में चेंज कर देते हैं, तो 1 kWh किलोवाट आर। अच्छा एक चीज और, इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है तो हम लोग बोलते हैं ना इतना यूनिट आया, इतना यूनिट आया, उसका मतलब इतने किलोवाट घंटे आए हैं। और 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब कि अगर आपके घर में बिजली का बिल 1 यूनिट आया है तो आप इतना जूल एनर्जी खर्च कर चुके हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये सब फार्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब आता भी है। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है और काफी कुछ छोड़कर भी नहीं पढ़ना है, तो सब पढ़ते रहना है। ओके, नेक्स्ट है अश्वशक्ति। ये मैं इसलिए इंक्लूड किया हूं क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो अश्वशक्ति में नाम पे ही लगाया कि भैया ये शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्वेश्चन बनता है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो भैया एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो इस टॉपिक में इतना क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन बताता हूं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहीं पर है। इसमें पहला जो आपको याद रखना है, बल्ब का फिलामेंट। दूसरा है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी आपका इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस। तो मैं आयरन लिख रहा हूं, आयरन का तार। तीसरा है फ्यूज का तार।
इसका होता है टंगस्टन, टंगस्टन, और इसका जो सिंबल होता है वो आपका W है, वोल्फ्राम। आयरन जो होता है वो नाइक्रोम का होता है, और नाइक्रोम का मतलब जानते हैं क्यों होता है? नाइक्रोम में दो चीजों का ये एलॉय है, मिश्र धातु, निकिल और क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम का ये मिक्सअप है। फ्यूज तार में आपका लेड होता है, सीसा, ठीक है, लेड हो गया, और निकिल हो गया, और एक चीज और लेड निकिल का एलॉय होता है, ये भी फ्यूज तार। मेन आपको याद रखना है कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, और घरों में हम लोग लगभग 5 एम्पियर का फ्यूज तार यूज करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग का सारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें सारे उपकरण, घरेलू वायरिंग में सारे उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समांतर क्रम में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में लगे रहते हैं। अच्छा, क्यों लगे रहते हैं? ताकि अगर कोई एक खराब हो तो दूसरा भी दूसरा खराब ना हो और सब काम चलता रहे, सिर्फ वही खराब हो। जबकि श्रेणी क्रम में अगर लगा रहेगा तो अगर एक में कुछ गड़बड़ी आई तो पूरी की पूरी सर्किट ही ब्रेक कर जाएगी और आपके घर का सारा इक्विपमेंट चलना बंद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन ये है, बोल दिया ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहां पर तो भैया न तो कोई श्रेणी में है और न ही कोई समांतर, ये तो मिक्सअप है। तो जो सबसे जटिल वाला जगह है शुरुआत वहीं से करते हैं। तो ये वाला सबसे जटिल है, और यहां ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। मैंने बताया था कि दोनों के फर्स्ट एंड किसी एक पॉइंट पर, सेकेंड एंड किसी और पॉइंट पर लगे हुए हैं। तो समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला था? 1/r = 1/r1 + 1/r2। R1 की वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, 1 1 हो गया, 1/2 मिलके 1 हो गए, यानी R की वैल्यू हो गई 1 ओम। ठीक है, R की वैल्यू हो गई 1 ओम। ठीक है, आगे देखिए, ये 1 ओम इस 2 ओम के साथ किसमें? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे R व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तब R डैश, और जो कि तुल्य प्रतिरोध है वो आपका हो गया 1 और ये 2, क्योंकि श्रेणी क्रम में R1 + R2 होता है, तो यहां से आएगा 3 ओम। ये आपका जो है वो आपका एग्जैक्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप करके मुझे जरूर दिखाइएगा कि क्या होता है। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बोल दिया ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया हुआ है? ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 3 ओम और 3 ओम। ये आपको करके मुझे दिखाना है। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो मैं तीसरा लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल दिया एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है यदि तार को खींचकर उसकी
लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तब नया प्रतिरोध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। और जब मान लेते कि शुरू में लंबाई L थी, क्षेत्रफल A था, प्रतिरोधकता R है, तब प्रतिरोध कितना दे रखा था? 10 ओम। ठीक है भाई, ये 10 ओम। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको एकदम गांठ बांध लीजिए, मतलब एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर नई लंबाई पहले की लंबाई की 3 गुनी है तो नया क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। मतलब जितने से इसमें मल्टीप्लाई करना है उतने से इसमें डिवाइड कर देना है। और ये करने के बाद नया जो प्रतिरोध होगा आर डैश, तो रो तो नहीं चेंज होगा क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल से तो उसको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ एल डैश हो गया, यहाँ ए डैश हो गया, नया नया हो गया। अब यहाँ से रो ये 3L हो गया और A/3। ये जो नीचे का 3 है ना वो ऊपर आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनाएगा। देखो नीचे से 3 आ गया तो 3 3 जा 9, 9 को बाहर निकाल लो, हो गया रो एल अपॉन में ए। और ये रो एल अपॉन में ए की वैल्यू कितनी रखी है? 10। तो नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 दैट इज 90 ओम। क्लियर है? 90 ओम हो जाएगा। इसको नोट करिए। एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है। प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। अब इसका सलूशन क्या होगा भाई? इसका सलूशन ये है कि हम लोग जानते हैं I इक्वल टू Q/T। T 1 सेकेंड रखना है, I की वैल्यू 1 एम्पियर है, Q का नहीं पता है तो Q को N ही लिख सकते हैं और नीचे 1 सेकेंड। यहां से भी है 1 सेकेंड से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये N के बराबर ही हो गया। आपको N निकालना है तो 1/E, 1/E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इसको हम लोग लिख सकते हैं N इक्वल टू 10 × 10⁻18। ये 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, अब प्लस 19 में से एक 10 देके 18 लिख दिया और ये हो गया 1.6। अब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, यानी कि प्रति सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 5 कूलाम आवेश के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। विभव होगा
ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा? इसका सोल्यूशन है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W कितना है 20, चार्ज कितना है 5, तो ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपको जितनी चीजों की जरूरत थी मैंने सब बता दिया। अब ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।